टू टैक्सल गाइडलाइंस। आज की हमारी वीडियो है सेक्शन 116 वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें मैं आपको टोटल जो इसमें लॉ में लिखा हुआ है वो आपको बताऊंगा और आईआरएस पे इसकी वर्किंग दिखाऊंगा डिटेल में। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसमें सेक्शन 116 में वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में क्या कहा गया है। कमिश्नर में बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल टू फर्निश ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। इसके तहत कमिश्नर आपको एक रिटर्न नोटिस भेज सकता है कि सेक्शन 116 के तहत जो भी आपकी पर्सनल टोटल एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं टिल डेट, या फिर लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आपके स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन या अदर डिपेंडेंट्स के नाम पर है, वो सारा आप अपना फर्निश करेंगे। एसेट्स ट्रांसफ़र जो किए हैं या जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं, टोटल एक्सपेंडिचर्स जो आपने पूरे साल में किए हैं कैलेंडर ईयर मतलब पूरे 12 महीने में, वो आप अपना मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद है रिकन्सिलेशन और स्टेटमेंट ऑफ वेल्थ, मतलब आप पूरा रिकन्साइल करेंगे कि आपके पास कितना इनफ्लो आया और कितना आउटफ्लो हुआ। और हर रेजिडेंट जो टैक्स पेयर होता है, जिन रेजिडेंट का मतलब है 180 डेज़ जो पाकिस्तान में रह चुके हैं या रह रहे हैं या उससे ज़्यादा, तो उनको अपना रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है और अपना वेल्थ स्टेटमेंट को फर्निश करना लाजमी है। उसके बाद इसमें लिखा है कि एओपीज़ भी अपना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगी, फर्निश करेंगे। उसके बाद अगर पर्सन हु हैज़ फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट डिस्कवर्स एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट देयर इन, इसका मतलब है कि अगर वेल्थ स्टेटमेंट को फ़ाइल करते हुए गलत इंफॉर्मेशन दे दी हो या कोई इंफॉर्मेशन ओमिट हो गई हो, तो उसको दोबारा से आप रिवाइज़ कर फ़ाइल कर सकते हैं। और ये फ़ाइल करने का कितना अरसा होता है आपके पास, इसके अगर आप उसमें जाएँ सेक्शन 119 जहाँ पर रिवीजन होता है, तो उसमें आपका लिखा होगा 2 महीने आपके पास होते हैं, और अगर कमिश्नर आपको अलाउ कर दे तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें है प्रोवाइडेड दैट वेयर द कमिश्नर इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट अ रिवीजन अंडर दिस सबसेक्शन इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ करेक्टिंग और बोनाफाइड ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, ही में डिक्लेयर सच रिवीजन एज वॉइड थ्रू एन ऑर्डर इन राइटिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो समझता है कि ये आपकी रिवीजन किसी और मकसद के लिए है, तो फिर वो बिल्कुल ही इसको वॉइड कर देता है। जैसे कि लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट वेल्थ स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिवाइज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। और इसके बाद ये भी लिखा है कि 5 साल की एक्सपायरी के बाद वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज नहीं हो सकती। अब इसको हम आईआरएस की वेबसाइट पर देख लेते हैं कि किस तरीके से सेक्शन 116 वेल्थ स्टेटमेंट की हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पर, जो हमारी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से हम इनपुट करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये फॉर्म है, इसमें अलग अलग आपको हेड्स दिए हुए हैं जिनके अगेंस्ट आपको बॉक्सेस दिए हैं जिसमें आप अपनी वैल्यूज़ डालेंगे। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं ये क्या है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं इसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, इस पर जाएंगे हम। साइड में आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद एड्रेस डाल देंगे जो भी प्रॉपर्टी है और उसके कंटेंट डाल देंगे। तो इसी तरह अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है कमर्शियल प्रॉपर्टी जो नॉन बिज़नेस है, उस पर भी इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि प्लस का साइन बना हुआ है और ये एड्रेस और कंटेंट डाल देंगे। फिर उसके बाद जो है बिज़नेस कैपिटल का आपका हेड आता है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही प्लस का साइन क्लिक करते हैं तो इंफॉर्मेशन आएगी इंफॉर्मेशन जो आएगी वो फिल करेंगे हम। तो अब सबसे पहले प्लस का साइन दबाते हैं, तो आप जैसे कि देखें बिज़नेस नेम पूछ रहे हैं, तो बिज़नेस नेम इसमें इंपोर्ट करके आप सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद आपके पास आती है इक्विपमेंट की आप डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। फिर इसके बाद आपके पास ये इन्वेस्टमेंट वगैरह आई हुई है। इस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में आपके बैंक अकाउंट्स आ जाएंगे, या कोई अगर आपने अलग अकाउंट खुलवाया हो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उसकी डिटेल आ जाएगी, तो वो आप डालकर सबमिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट से ऊपर एनिमल था, एनिमल अगर आपके पास कोई हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दिएगा। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास
लाइबिलिटीज़ वगैरह, और सॉरी लाइबिलिटीज़ नहीं, अगर किसी को हमने लोन दिया हुआ हो और उससे रिसीवेबल हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। फिर इसके बाद आपके पास आ जाती है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल आपके पास कोई कार हो या मोटर बाइक हो, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पोजेशन, आ जाता है प्रीशियस। तो उसमें आप ज्वेलरी वगैरह की डिटेल डाल सकते हैं, तो इसी तरह फिल कर देंगे उसको और सबमिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाउस होल्ड अफेक्ट। हाउस होल्ड अफेक्ट में आप फर्नीचर वगैरह की डिटेल डाल सकते हैं, जो भी फर्नीचर हो आप उसके अमाउंट डाल देंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं अगर अदर पर्सनल आइटम्स मोबाइल हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, वो डाल देंगे आप। कैश आ जाता है जो नॉन बिज़नेस हो। उसके बाद एनी अदर एसेट्स, कोई और एसेट्स हो वो ऊपर जो मेंशन किए हैं उसके अलावा वो आप मेंशन कर देंगे और सबमिट कर देंगे। फिर आप कोई एसेट आपका हो और आपने किसी और के नाम पर लिया, किसी और के नाम पर किया हुआ, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें तो आपके स्पाउस या आपके माइनर आ जाते हैं, चिल्ड्रन वगैरह। ये आपके हो गई टोटल एसेट्स इन पाकिस्तान। फिर उसके अलावा फॉरेन एसेट्स भी जो कुछ होते हैं उनकी भी डिटेल आप डाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो उनकी डिटेल डाल देंगे, या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह की भी हो आपने, तो उसकी डिटेल आप डालेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल आपका किसी कोई बिज़नेस आप कर रहे हो उसकी डिटेल डाल देंगे। ये सब फिल करके सबमिट कर देंगे। फिर ये हो जाएगी फॉरेन एसेट्स आउट ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे। तो इसका टोटल एसेट्स पे आपका आ जाएगा विद इन पाकिस्तान प्लस फॉरेन एसेट्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनका टोटल ऐड कर टोटल हो जाएगा, तो टोटल एसेट्स बन जाएंगे। उसके बाद आपकी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। लाइबिलिटीज़ की भी ऐसे ही करेंगे, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, CNIC आप डालेंगे, जो भी आपके जिसको भी आप पेएबल हैं उसकी डिटेल डाल देंगे। फिर और उसके बाद सबमिट कर वैल्यू इनपुट कर देंगे। फिर इसके बाद आपके पास नेट एसेट्स आए थे। नेट एसेट क्या होता है? आपके टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, ये आपके नेट एसेट्स हो जाते हैं फॉर द ईयर। तो स्टार्ट लेते हैं, एक एक करके सबकी वैल्यूज़ अब मैं इनपुट करता हूँ रैंडमली, ताकि आपको और सही तरीके से समझ आ सके। तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी डाल दी, उसकी मैं इन्फॉर्मेशन कुछ डाल देता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर। प्रॉपर नहीं होगी मगर एक एग्ज़ाम्पल को शो करने के लिए वैल्यू वगैरह सब डालकर आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप लोग इनपुट करोगे। ये देखें आपको किस तरीके से, अगर आपने प्रॉपर्टी डाली, एड्रेस डाल दिया ऊपर, और उसके बाद जो जो डिटेल आई हुई थी उस तरीके से आपने फिल कर दी। मैं अभी इसमें 1000 स्क्वायर यार्ड्स की लैंड डाल रहा हूँ, सबमिट करके मैं इसके बाद वैल्यू डाल दूँगा। कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए और इनपुट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसकी भी मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ और इनपुट कर देता हूँ। अब आप देखते रहें ये किस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन इनपुट करता जा रहा हूँ, तो उसी तरीके से आप लोग भी फिल कर दिएगा। जो जो आप लोग के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वेल्थ के लिहाज से इनपुट करनी चाहिए वो वैसे वैसे आप भी इनपुट कीजिएगा। इसके बाद बिज़नेस का नाम लिख देता हूँ मैं। तो बिज़नेस का नाम लिख कर मैं सबमिट करूँगा तो वो बिज़नेस का नाम आ जाएगा। उसके नीचे आप कैपिटल आपका जितना हो वो आप इनपुट कर दीजिएगा। नेक्स्ट इक्विपमेंट आ जाएगा आपके पास, इक्विपमेंट की कोई डिटेल डाल दिएगा, अमाउंट डाल दिएगा जो भी हो, जो भी कोई इक्विपमेंट लिया हो। उसके बाद एनिमल डाल दिएगा, 60,000 मैं डाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट आ जाता है। इन्वेस्टमेंट में मैं ले लेता हूँ बैंक अकाउंट ले लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके अलावा कहीं पर भी आपका अकाउंट हो तो उसकी भी डिटेल आप डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद लिख देंगे क्या करंट अकाउंट है या सेविंग में, सेविंग अकाउंट डाल देता हूँ। सेविंग अकाउंट डाल दिया, फिर वो बैंक का नाम लिख देता हूँ, फिर सबमिट कर दूँगा। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डेट।
मतलब किसी ने आपसे लोन लिया हो, आप रिसीवेबल हो आपके लिए, तो वो डाल देंगे। अब मैं इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस का किया, फिर इसका CNIC डाल दूँगा जिसने आपसे लोन लिया हो। उसके बाद फिर उसके नाम डाल दूँगा या कोई और इन्फॉर्मेशन जो मेजर इन्फॉर्मेशन हो आपको, इस ताकि याद रह सके, तो वो इनपुट कर दूँगा। अभी मैं नाम डाल दिया, वो सबमिट कर दिया, और उसके बाद वैल्यू डाल दूँगा जितनी अमाउंट है रिसीवेबल है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं आपके मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद उस मॉडल वगैरह डाल देंगे, कौन से है, कौन से साल का है, इंजन कैपेसिटी क्या है, डिटेल दी हुई आपको, एग्जांपल्स दी हुई है, तो उनमें से ही आप सेलेक्ट करके कुछ डाल दीजिएगा। मैंने सिर्फ एक होंडा डाल दी और सबमिट कर दिया। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू डाल दूँगा, जो उसकी वैल्यू समझते हैं, वो 15 लाख डाल दी मैंने। फिर इसके बाद प्रीशियस पोजेशन है, इसमें मैं गोल्ड ज्वेलरी ले लेता हूँ, ज्वेलरी इनपुट करता हूँ, फिर उसके बाद नीचे मेंशन कर दूँगा गोल्ड है। गोल्ड का आप ये भी लिख सकते हैं कितना तोला है, कितना ग्राम है, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए, और उसके बाद उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हाउस होल्ड इफ़ेक्ट है, इसमें मैं फ़र्नीचर को ले लूँगा और फर्नीचर की जितनी भी वैल्यू है उसकी पूरी वैल्यू डाल दूँगा। फिर नेक्स्ट पर्सनल आइटम में आप जैसे मैंने बताया था, लैपटॉप ले लें या मोबाइल फ़ोन ले लें, उनकी वैल्यू डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद कैश आया था। अब नॉन बिजनेस कैश है, तो कुछ अमाउंट आप इनपुट कर दीजिएगा, मिनिमम से ही अमाउंट डालिएगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी अमाउंट जो होती है आपके बैंक्स में होती है। फिर उसके बाद अदर एसेट्स में अभी मैं कुछ नहीं डाल रहा, ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ और वैल्यू डाल दूँगा, बल्कि वैल्यू ठीक है, एक अलग से वैल्यू डाल दी। और फिर उसके बाद है एसेट्स इन अदर्स नेम, तो प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ और वो उसकी वैल्यू डाल देता हूँ कि मैं प्रॉपर्टी मैंने कर दिया वाइफ के नाम पर है, तो उसकी वैल्यू डाल देता हूँ। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। टोटल एसेट्स इन पाकिस्तान कैलकुलेट कर दबाएंगे तो फिर टोटल वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद फॉरेन एसेट्स में डाल दूँगा। फॉरेन एसेट्स में मैं कोई प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, उसको मेंशन कर देता हूँ, फ्लैट ले लिया मैंने, और उसके बाद उसकी वैल्यू डाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट है कैपिटल या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई हो, तो ये रिलेटेड फील्ड्स हैं उसको आप फिल कर लेंगे और फिर कैलकुलेट कर देंगे। तो ये टोटल वैल्यू आ गई आपके एसेट्स की, फॉरेन एसेट्स प्लस लोकल पाकिस्तान में जो है आपके एसेट्स। उसके बाद लायबिलिटी ले लूँगा। लायबिलिटी वैसे ही इनपुट होगा जैसे ही आपने ऊपर लोन के लिए किया था, CNIC डालेंगे और उसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो आपके पास नेट एसेट्स आ जाएंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो ये आपके पास आ गए टोटल एसेट्स फॉर दिस ईयर। इसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपके ड्यूरिंग द ईयर 12 महीने में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपको मैं यहाँ पर डालने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट हो गया, टैक्सेस हो गए, मेडिकल हो गए, तो बारी बारी मैं आपको फिल करके बता देता हूँ। वैसे ही मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर कोई अमाउंट लूँगा और उसको पूरा फिल कर दूँगा। पहले रेंट की डाल दी, फिर उसके बाद टैक्सेस में ये होता है कि आपने लास्ट ईयर जो एनुअल रिटर्न की आपकी लायबिलिटी बनी थी, एडमिटेड टैक्स, तो लाजमी सी बात है आप जून में तो पे नहीं करेंगे, जून के बाद ही पे करेंगे, तो वो आप यहाँ पर इनपुट कर देंगे। फिर उसके बाद मोटर व्हीकल मेंटेनेंस रनिंग एक्सपेंसेस डाल देंगे। फिर नेक्स्ट के बाद ट्रैवलिंग आ गया। ट्रैवलिंग के आप अगर आपने कहीं हॉलीडेज़ वगैरह वेकेशंस वगैरह पर गए हैं तो उसके आप एक्सपेंसेस डाल देंगे। इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, पूरे साल की क्या कितना आपका बिल बन रहा है पूरे साल का, सबको मिलाकर
ऐड अप कर कर वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसी तरह आपको जो जो आपको रेलिवेंट एक्सपेंसेस के हेड्स दिए हुए हैं उसमें आप अपनी जो आप समझते हैं ड्यूरिंग द ईयर इन हेड्स पर हुए हैं वैसे वैसे आप फिल करते जाएंगे और इसी तरह आपके एक्सपेंसेस की डिटेल फिलअप हो जाएंगी। ये टेलीफोन का मैंने बिल डाल दिया, फिर इसके बाद आपके इंश्योरेंस वगैरह पर हुए मतलब प्रीमियम वगैरह दिया हो आपने, फिर मेडिकल हो गया हो, मेडिकल पे कोई ख़र्चा आया हो, फिर इसके बाद एजुकेशन आपने बच्चों की एजुकेशन वगैरह पे जो पैसे लगे हों या आपकी अपनी एजुकेशन पर, फिर इसके बाद है क्लब वगैरह, क्लब की मतलब कि आपने कोई मेंबरशिप कहीं पर ली हुई हो उसकी आप फ़ीस की इंफॉर्मेशन डाल देंगे, फिर फंक्शन गैदरिंग्स वगैरह में हुए हो या डोनेशन ज़कात वगैरह आपने दी हो वो डाल देंगे। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, फिर उसमें कोई फ़िगर डाल देंगे। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं उसके पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के नीचे एक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस इन फैमिली मेम्बर। ये होता है कि आप ये टोटल एक्सपेंसेस ये जो हो गए हैं उसके पहले टोटल कर लेते हैं, आपको फ़िगर दिखा देता हूँ कितने की बन रही है। 4.7 मिलियन की बन रही है। अच्छा, अब मैं ये नीचे वाले कंट्रीब्यूशन वाली डालूँगा फ़िगर, तो वो आपके एक्सपेंसेस की जो अभी टोटल बन रही है वो कम हो जाएगी। असल में ये होता है कि आपके एक्सपेंसेस कोई और बेयर कर रहा है तो वो आपके एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाते हैं। ये देखें माइनस हो गई। तो इस तरीके से ये आपका पर्सनल एक्सपेंसेस का फिलअप होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रिकन्सिलिएशन। अब रिकन्सिलिएशन में ड्यूरिंग द ईयर आपका इंक्रीज़ इन एसेट आया है और नीचे आपको इनफ्लोज दिए हुए हैं और फिर आउटफ्लोज फिलअप हो गया आपका पर्सनल एक्सपेंसेस से। अब जितने पर्सनल एक्सपेंसेस ये जो आ रहे हैं लाजमी सी बात है ये आपने एक्सपेंसेस किए होंगे, आपके पास कुछ इनफ्लो आया होगा उन्हीं से किए होंगे, उसके अलावा तो आप कर नहीं सकते। तो आप उन इनफ्लोज की आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जैसे कि अगर कोई सैलरी आई हो या कोई और मतलब बिज़नेस के थ्रू आपके आई हो इनकम तो वो मेंशन कर देंगे। जैसे कि आपकी इनफ्लो आई है उसके बाद फिर नीचे आपको एग्जाम्शन दी, एग्जाम्शन की मैंने डिटेल फिल कर दी। और उसके बाद अगर आपके पास रेंटल इनकम आई है उसको आप मेंशन कर देंगे। इसी तरह सबको फिलअप करते जाएंगे और आप अपना ये इनफ्लो के सारे हेड्स अमाउंट से आप इंपोर्ट करते जाएंगे। फिर इसके बाद इनहेरिटेंस वही हो गया कि अगर आपको विरासत में इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिली हो आपके वालिद साहब से या मदर से। फिर इसके बाद गिफ्ट मिला होगा कोई, गिफ्ट के अलावा आपके पास डिस्पोज़ल ऑफ एसेट्स हैं तो आपने डिस्पोज़ल के प्रॉफिट मिला हो तो वो मेंशन कर देंगे। इनकम आपकी हुई हो बिल्डर डेवलपर की, मतलब कि कोई बिज़नेस वगैरह आपका कोई काम हो डेवलपर का तो वहाँ से आपके पास आए हों पैसे तो वो इंपुट कर देंगे। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितने का फ़र्क रह गया। ये इतने का फ़र्क रह गया है तो कुछ फिगर हम रेमिटेंस में डाल देते हैं। ज़ाहिर सी बात है करेंसी दूसरी होगी तो कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा ही अमाउंट बनेगी। अगर आपके पास रेमिटेंस ज़्यादा आई होगी तो वो मैं मेंशन करें तो आप देख लेते हैं कितना फ़र्क रह गया जाता है। थोड़ा सा ही फ़र्क रह गया। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा फिर आउटफ्लो भी फिल कर देता हूँ ताकि एक दफ़ा पूरा आउटफ्लो आपका फिलअप हो जाए। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कितनी अनरिकन्साइल्ड अमाउंट होगी। फिर उसके बाद हम इनफ्लो को थोड़ा और बढ़ाकर मेंशन करके रिकन्साइल कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आउटफ्लो पर फिगर्स डालता जा रहा हूँ ये आपकी अनरिकन्साइल्ड अमाउंट बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है अगर आप आउटफ्लो जितना डालेंगे तो आपको इनफ्लो भी आपको उतना ही दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कहाँ कहाँ से पैसे आए आउटफ्लो के लिए। तो इस तरीके से ये रिकन्सिलिएशन होती है। बहुत से लोगों को इसका मालूम नहीं था तो इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता जा रहा है। लाज़मी सी बात है कि जो नया फ़ाइल करने जाता है तो उनको इन सब चीज़ों का ठीक से मालूम नहीं होता।
तो होपफुली ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ये देखिए मैंने सारा आउटफ्लो मैंने पूरा मेंशन कर दिया है। तो अब जितनी भी अमाउंट है मैं बाकी इनफ्लोज़ में इनपुट कर दूंगा ताकि आपका रिकंसाइल हो जाए। लाजमी नहीं कि आप सारी फील्ड्स फिलअप करें, ये तो मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कहाँ कहाँ कौन सी फिगर्स आप लोग इनपुट कर सकते हैं। ये देखें आपकी ये अमाउंट रिकंसाइल्ड हो गई। तो होपफुली ये कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन 116 की वेल स्टेटमेंट की ये जो वीडियो बनी है शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को वेल स्टेटमेंट में के लिहाज से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए इस वीडियो पर और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल पर तो उससे आप अवेयर रहेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।